अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का जो है आज नेक्स्ट सेशन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो हैं ये 10th सेशन है, हमारा 10th लेक्चर है। आज हम इसमें कलेक्टिव बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। अगेन बात वही आती है कि हम ये पूरा जो कोर्स हमारा घूम रहा है, जिसके गिर्द वो ये कोर्स घूम रहा है कि इंसानों के बिहेवियर को जांचना, उनको देखना और उसको मीडिया से रिलेट करना, अपने एस्पेक्ट से रिलेट करना और उसको किस तरह उस मीडिया में उस बिहेवियर को पोर्ट्रे करना, उस बिहेवियर को लेकर लोगों को परसुएट करना, लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेकर आना। तो कलेक्टिव बिहेवियर जो है उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है कि अब ये वो वाला बिहेवियर है जो डिफरेंट बिहेवियर है। ये आम लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते आम हालात में उन लोगों से करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिव बिहेवियर को हम ये कहते हैं कि एक ऐसा बिहेवियर जो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल या बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो है उसको करती है, ताकि वो ऐसा करती है, बिहेव करती है जो प्रिडिक्टेबल नहीं होता, स्पॉन्टेनियस होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है और सोशल नॉर्म्स के आउटसाइड होता है। यानी कि कल्चर से जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज हैं, उसके हक में नहीं होता, उसके खिलाफ होता है। जैसे राइट्स, जैसे दंगा फसादात, जैसे स्ट्राइक्स करना, जैसे प्रोटेस्ट करना, ये सब जो है वो नॉर्मल नहीं है। खैर, अब तो नॉर्मेलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ बिहेवियर हैं जो नॉर्मल नहीं कहलाते। तो हम इसको देखते हैं कि कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो मुझे लगती है और सबसे आसान डेफिनेशन जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर होती हैं, एलेक्स थ्यो की है। ये ऐसा बिहेवियर है जो स्पॉन्टेनियस है, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रिडिक्टेबल है। रिलेटिवली स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि आपको ऑडियंस को या लोगों को ये नहीं पता होगा उस वक्त उस सिचुएशन में को वो खुद कैसे बिहेव करेंगे। यानी कि मैं खुद अपने आप को नहीं जानूंगी कि मैं कैसे उस सिचुएशन में बिहेव करूंगी। और अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि इंतशार होगा, तंजीम नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। लोग जो हैं वो हर तरह से अजीब सा बिहेव कर रहे होंगे, डिफरेंट अंदाज से बिहेव कर रहे होंगे और बिहेवियर भी जो है बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात उसी ग्रुप में से लोग ऐसा बिहेव कर जाएंगे कि आप कहेंगे भाई ये तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी थी, ऐसा क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जैसे लाहौर में वाक़या पेश आया था ज़ू का, कि जिसमें शेर जो है वो रिलीज़ हो गया था। हम उसको नहीं एग्जाम्पल लेते, हम लेते हैं हमारे यहाँ जो कॉमन है फायरिंग है और बम ब्लास्ट। अभी भी क्रैकर का धमाका, अभी भी ना दस्ती बम का धमाका किया था वो रेंजर्स की गाड़ी पे, और ऐसे वाक़यात कराची में ऐसे भी हो चुके हैं। अब आप समझें कि एक जगह पर जो है फायरिंग हो रही है और आप वहाँ पर खड़े हैं, उसी इलाके में मौजूद हैं, बाहर हैं, आपकी गाड़ी नहीं है और आपको फायरिंग की आवाज़ जो है वो नज़दीक होती हुई नज़र आती है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे हम तो भागेंगे। या आप हो सकता है कि जब एक्चुअल ऐसा वाक़या हो तो आप भागे नहीं, बल्कि वहीं पर आपके पाँव जम जाए, हिल ही ना सके। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। बाज़ औक़ात हमें खुद को नहीं एहसास होता कि हम जो है ऐसी सिचुएशन में हमारे दिमाग के अंदर कोई फ़ियर है या हम बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, हम किस किस्म के हैं हमें नहीं पता। जैसे वो बच्चों वाला वाक़या, पेशावर के स्कूल में जो बच्चों वाला वाक़या हुआ था, तो उस प्रिंसिपल को नहीं पता था कि वो दहशतगर्दों के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाएगी, कहेगी कि मैं जो है आपको जाने नहीं दूंगी, मैं अपनी पहले मुझे जाना है, आपने मारना है बच्चों को तो मुझसे मार के जाओगे। वो सामने खड़ी होगी, उसको खुद को नहीं पता होगा कि वो उसको पता है कि मौत सामने है, मौत आनी है, लेकिन वो डरने की बजाय, रोने की बजाय, गिरने की बजाय, बेहोश होने की बजाय उसने जो है वो कदम जमा लिया। उसने कहा नहीं, मैंने जो है बच्चों को बचाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और उसने ये किया और लोग जो हैं वो दहशतगर्द उसको मारते हुए चले गए। उसने जो है वो उसको पता था अपनी सिचुएशन का, लेकिन उसने उसका जो खुद का बिहेवियर था, हो सकता है उसको इतना पता ना हो कि वो इतनी करेजियस साबित होगी। और अनऑर्गेनाइज इसलिए कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कराची की बात है, अचानक बहुत तेज़ जो है वो बारिश हो जाती है, इतनी तेज़ कि लाइटनिंग भी हो रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा और आपको घर पहुंचना है। और आपको पता है बारिश जब होती है कराची में तो क्या हंगामा हो जाता है कि लोगों को जो है वो सारी गाड़ियां रास्ते में रुक जाती हैं और
लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो बिहेवियर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, लोग भाग रहे होते हैं, इतने ज्यादा अनऑर्गेनाइज होते हैं तो कि वो रश क्रिएट कर लेते हैं, गाड़ियों को ट्रैफिक जैम कर लेते हैं, ना आगे खुद जाते हैं और ना किसी को जाने देते हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब ये है कि हो सकता है कि उसके अंदर से कुछ लोग जो हैं अपनी गाड़ियों को छोड़कर वैसे ही चलना शुरू कर दें, कुछ लोग जो हैं वो वहीं पर शेल्टर ले लें, कुछ लोग जो हैं वो कोई और किस्म का बिहेवियर करें, कुछ लोग लड़ना शुरू कर दें, और ऐसे आपको बिहेवियर नजर आते हैं कि मुख्तलिफ बिहेवियर नजर आते हैं। तो इसमें इसलिए कहा है स्पॉन्टेनियस, अनऑर्गेनाइज, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। ये आम हालात में जब हम होते हैं वो बिहेव नहीं करते। आम हालात में हम जो है गाड़ियों में रश क्रिएट नहीं करते, या आम हालात में हम भागते नहीं हैं, आम हालात में हम जो नॉर्मल हालात होते हैं उसके अंदर हम पैनिक नहीं मचाते। तो ये कुछ सर्टन सिचुएशन होती है जिसमें हम ये करते हैं। अब इसकी वजह से एक क्या होता है कि जो मीडिया के लोग हैं उनको यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्टोरी लाइन मिल जाती है, और बहुत बड़ी स्टोरीज जो हैं उसमें क्रिएट कर ली जाती हैं, उसके अंदर बहादुरी की, उसके अंदर हादसात की, उसके अंदर रश की, उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस के बिहेवियर की, उसमें पुलिस के बिहेवियर की, अवाम के बिहेवियर की, बहुत सारी स्टोरीज मिल जाती हैं ऐसे कलेक्टिव बिहेवियर में। आपको और भी इसमें आगे टाइप्स में बताऊंगी तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। कलेक्टिव बिहेवियर जो है स्पॉन्टेनियस होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। पेरी एंड पेरी की डेफिनेशन बता रही हूँ नीचे वाली, इसके अंदर बताया कि वेज ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग, फीलिंग, ये 3 चीजें होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, हमारी सोचते हैं, फील करते हैं और फौरन एक्ट करते हैं, टाइम नहीं होता तीनों चीजों में। सोचा, फील किया, एक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल सांप आ गया, आपको पता है सांप आएगा तो क्या करेंगे आप? आपके साथ कभी सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपके पाँव के पास सांप आ गया हो, उसके बाद आपने क्या किया हो? या आपको पता है क्या होगा? नहीं, आपको नहीं पता। अगर आपके पास अभी तक कोई सांप नहीं आया और आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है तो आपको नहीं पता कि आप उसके रिजल्टिंग फैक्टर में आप क्या करेंगे। हो सकता है भागें, या मैं भागूं, या वहीं फ्रीज हो जाऊं। हो सकता है कि मैं जो है मेरे हाथ में जो चीज़ है उसी से मैं मारना शुरू कर दूं। हो सकता है चीखें मारना शुरू कर दूं, हो सकता है रोना शुरू कर दूं, हो सकता है डर से कांपना शुरू कर दूं। वी डोंट नो व्हाट बिहेवियर वुड बी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, और वही पर्टिकुलर सिचुएशन जो है स्टोरी लाइन क्रिएट करती है आपके लिए। और आप इवेंट्स देखें, आप स्टोरीज देखें, आपको फिर वो स्टोरीज नजर आती है कि एक बिल्कुल अलग अंदाज से बिहेव किया गया। जैसे एक प्रोटेस्ट था हांगकांग में, और हांगकांग में जब सब आसपास के दुकानों वाले जब प्रोटेस्टर्स को गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे और आके गुस्सा करते थे, डांटते थे कि आपने जो है वो पूरी यहाँ पर स्ट्रीट ब्लॉक की हुई है, हमारा बिजनेस खराब कर रहे हैं। हांगकांग के यूथ ने जब चाइना की हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो हैं वो धरना मार के बैठे थे, इतने दिनों तक नहीं बल्कि महीनों तक। तो इन्होंने गुस्सा होने की बजाय प्रोटेस्टर्स ने फ्लावर्स रखे थे अपने पास, वो फ्लावर्स देते थे उन दुकानदारों को और तालियां बजाते थे और कहते थे हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, यानी कि वो सामने वाले का गुस्सा बैठ जाता था। ये हो गया नया बिहेवियर, ये भी अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। ठीक है, दूसरा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर पैनिक में आना, फायर का आग लग जाती है तो किस तरह लोग भागते हैं, किस तरह डरते हैं, ये सब मुख्तलिफ जो है इसके अंदर आस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं। तो इसमें होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसी सिचुएशंस में उनको पता नहीं होता कि क्या कैसे एक्ट करें, किस तरह मतलब इसमें 3 चीजें हैं कि एक तो आपको खुद को नहीं पता होता कि आप क्या एक्ट करेंगे, दूसरा आपको नहीं पता कि दूसरे लोग क्या आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, और आपको ये नहीं पता कि आप दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक वाकया हुआ था जब वो एक फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी मुझे दिमाग में आ जाए जल्दी जल्दी, सुपर हीरो की फिल्म थी बैटमैन जो रिटर्न में बैटमैन डार्क नाइट फिल्म थी। तो बैटमैन डार्क नाइट जब रिलीज होने वाली थी तो एक शख्स ने जो है वो उसी तरह बैटमैन में जो क्लाउन था उसकी जो है उसके जैसा बाल अपने डाई किए, उसके जैसे कपड़े पहने, गन्स खरीदी, और जहाँ पर प्रीमियर होने वाला था, जहाँ पर रिलीज होती है, तो प्रीमियर होता है, फर्स्ट डे होता है, उसके बैक स्टेज के बैक डोर से जाकर उसने जो है वो सारे ऑडियंस पर जो है वो फायरिंग खोल दी थी। अब सोचे बच्चे भी थे वहां पर, 12 लोग मर गए थे उस वाकये में, एक बच्ची भी मर गई थी। इसके अंदर बहुत सारे हीरोज निकले, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि दूसरे लोगों को जान बचाने के लिए अपने आप को उनके ऊपर गिरा दिया ताकि सारी गोलियां खुद खा लें। एक लड़का और लड़की थे, लड़की जो है गर्लफ्रेंड थी, लड़का जो है वो अभी नए नए अभी डेटिंग शुरू की थी, उसने उस लड़की के ऊपर अपने आप को गिरा दिया और सारी गोलियां उसकी पूरा भुन चुका था वो,
और उसने लड़की को बचा लिया। इस तरह ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए, लोगों ने भगदड़ मचा ली थी, लोगों ने अपनी जिंदगियां बचाने के लिए एक दूसरे पर रौंदते हुए चले गए थे, कि एक दूसरे को मारते हुए चले गए, कि गोलियों से जितने नहीं मरे मरे, लोगों के रौंदने से भी लोग जो है मरे। अपनी जानों की परवाह करते हैं लोग ज्यादातर, लेकिन इसमें कुर्बानी वाले जज्बे भी वाले थे। कुछ लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की, जब तक पुलिस और आके इसको गिरफ्तार किया गया तब तक जो है वो अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। तो ऐसे ऐसे हालात में आपको नहीं पता कि ऐसे वाकयात में आप कैसे बिहेव करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उनकी मदद करेंगे या आप खुद भागना शुरू कर देंगे, और आपको नहीं पता कि लोग आपकी मदद करेंगे या आपको हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो 3 चीजें इसमें, हाउ डू यू एक्ट, what to expect of others and what others expect from they। तो ये कलेक्टिव बिहेवियर एक्चुअली है क्या? तो 2 तरह के बिहेवियर मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से अलग है। जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिहेवियर। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिहेवियर का मतलब ये है कि जो हमारे कल्चर ने हमें सिखाया है जैसे बिहेव करना, हम वैसे बिहेव करते हैं नॉर्म्स के सूरत में, रूल्स एंड रेगुलेशन, या नॉर्मल हालात में हमने सलाम दुआ की, हमने हाथ मिलाया, ये नॉर्मल बिहेव करते हैं। उठना बैठना खाना पीना फोकवेज मोरेज में हमने किए थे, तो हम उसको फॉलो करते हैं। और कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो नॉर्म्स से रेगुलेट नहीं होता। प्रोटेस्ट करना, हंगर स्ट्राइक पर जाना, पैनिक में आ जाना, अफवाहें फैलाना, ये नॉर्मल बिहेवियर कलेक्टिव बिहेवियर कहलाता है। इंस्टीट्यूशनलाइज हमसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बिहेवियर ये नहीं है। अच्छा, सोशियोलॉजिस्ट क्यों इंटरेस्टेड है इसके अंदर? सोशियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इसलिए हैं कि हम सोशल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आप भी सोशल साइंटिस्ट हैं। आप जो हमारा इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट क्या है इसमें? हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, अनप्लान्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है। जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं हर दफा नए अंदाज से लोगों का रिएक्शन नजर आता है। तो रेगुलर पैटर्न्स देखना इसमें कि पैटर्न्स क्या होंगे, हर दफा प्रोटेस्ट में क्या बात होंगी, हर दफा प्रोटेस्ट में क्या टायर्स जलाए जाएंगे, हर दफा प्रोटेस्ट में क्या अमेरिका के झंडे जलाए जाएंगे। तो ये पैटर्न्स तलाश करना जो है सोशल साइंटिस्ट का काम है। यही पर आपका काम आता है, आपका रोल आता है। आपका रोल क्या है एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ मास मीडिया के स्टूडेंट? आपका रोल ये है कि इन अनस्ट्रक्चर्ड, अनप्लान, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को आप स्टडी सिर्फ ना करें, बल्कि उसको डॉक्यूमेंट्री के जरिए, उसको न्यूज के जरिए आप लोगों तक पहुंचाए, उस एंगल को पहुंचाए, ताकि लोगों को पता चले कि हम नॉर्मल पीपल इस एबनॉर्मल सिचुएशन में किस तरह जो है कलेक्टिव बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं। आपके लिए मैं इसको आसान करूँ, वैसे एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं कहलाता, कलेक्टिव बिहेवियर कहलाता है। हम ये भी कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन है। ऐसा ना समझे कि नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। वाइड वेरिड है, इसमें बहुत ज्यादा रेंज है सोशल बिहेवियर की, इस वजह से हम इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कॉजेस कलेक्टिव बिहेवियर के हैं। कॉजेस क्या है? ये एक स्ट्रेन की सिचुएशन को डील करने का तरीका है। हमें पता नहीं है कि ये सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, इसलिए हम भागते हैं, हम डरते हैं, हम रोते हैं, हम चीखे मारते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम स्टॉप हो जाते हैं, एक जगह पर जम जाते हैं हमारे पाँव, हम कुछ नहीं कर सकते। जहां से खतरा है हम कभी कभी शॉक में आकर वहीं भागने लग जाते हैं। ये सिचुएशन को डील करने का तरीका है। या कोई अगर किसी की जिंदगी चली जाती है, कोई थ्रेट होती है, तब भी लोगों का बिहेवियर ऐसा हो सकता है। या कभी आपको पैसा चला जाता है आपके हाथ से, या लोगों को थ्रेट होता है कि पैसा चला जाएगा बहुत ज्यादा और आपकी दुनिया जो है खत्म हो जाएगी, इतना पैसा चला जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएगा लोगों के डाके में। तो भी लोग जो है, देखा होगा, डाकू जो आए, डेकोइट्स आए, रॉबरी करने के लिए आए, तो उनसे झगड़ा किया और गोली खा के 2 भाई मर गए। तो ऐसे भी आपको नजर आता है। सोशल इनजस्टिस, जब नाइंसाफी हो माशरे में, तब भी लोगों के एहतजाजात, प्रोटेस्ट और राइट्स होते हैं। गवर्नमेंट अगर लोगों की ख्वाहिशा जो ज़रूरियात है उसको पूरा ना कर सके, फेल हो जाए, तो भी जो है ऐसे बिहेवियर नजर आते हैं। आखिर में सोसाइटी जब सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर सके, तब भी, जब इनेबल होती है, तब भी ऐसा होता है। फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। पहला फॉर्म है कलेक्टिव बिहेवियर का, राइट्स। राइट का मतलब है दंगा फसादात। राइट का मतलब है कि ये एक्शन है वायलेंटली एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव क्राउड का। ऐसा क्राउड है जो वायलेंट है, तशद्दुद पसंद है, डिस्ट्रक्टिव है, चीजों को तोड़ना चाह रहा है, लोगों को तबाह करना चाह रहा है, नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, एग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है। ऐसा क्राउड जो है वो आपको नजर आता है, दुनिया में नजर आता है। ये आज जो अमेरिका में
ब्लैक लाइव्स मैटर का जो हो रहा है, ये इसकी बुनियादें जो है वो पहला वाक़या 1992 में एलए रायट्स में हुआ था। लॉस एंजलिस में ये वाक़या हुआ था, ऐसे ही ब्लैक को इसी तरह मारा गया था और सीएनएन पर इसकी वीडियो चल गई थी और उसके बाद हुकाम ने उन चारों पुलिस ऑफिसर्स को कुछ नहीं किया और फिर लोग बाहर निकले थे और 3 दिन तक जो है वो साउथ एलए में जो है वो रायट्स होते रहे, करोड़ों का नुकसान हुआ गवर्नमेंट का। और आज आप देखें 1992 से और आज आप देखें 2020 है, 30 सालों के बाद, ऑलमोस्ट 28 सालों के बाद जो है आज भी वहां पर ये रायट्स हो रहे हैं। यहाँ पर अच्छे खासे लोग मर गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर और आपने देखा होगा। फिर न्यू ऑर्लिन्स में वाकया हुआ था, रायट्स हुए थे मिड 2000 में जब वो जॉर्ज बुश था जूनियर, वहां पर जो है न्यू ऑर्लिन्स में बड़ा सैलाब आया था, ब्रिज टूट गया था। 4 दिन तक जो है अमेरिका को की गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि न्यू ऑर्लिन्स में बड़ा सैलाब आ गया, वो तबाह हो गया है न्यू ऑर्लिन्स। और जो है इसके लिए कुछ करना चाहिए, कांटेक्ट ही नहीं था किसी का, हुकूमत को पता ही नहीं था, कोई इदारों को नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। और वहां पर फिर बहुत राइट्स हुए क्योंकि न्यू ऑर्लिन्स में अफ्रीकन अमेरिकन की तादाद ज्यादा है। फिर कार्टून कंट्रोवर्सी का जो हुआ मिड 2000s में, ये हुआ था जब डेनिश कार्टूनिस्ट ने रसूलुल्लाह की जो है हमारे खातम नबीन की जो है वो को कार्टून बनाया था, जबकि वो हज़रत ईसा का और दूसरे मज़ाहिब का भी बना चुका था। लेकिन उसने जब बनाया था और अखबार में दिया था तब हमें नहीं पता चला था, हमें बहुत देर से पता चला था। हमें जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको तर्जुमा करके बताया तब हमें पता चला अच्छा ये हुआ है, और तब भी हमें नहीं पता चला क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बहुत कम तादाद में लोग हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो उन्होंने जिन्होंने पढ़ा उन्होंने समझ लिया कि इस पर जो है लड़ने झगड़ने की बजाय इसको कामली देखना चाहिए। बांग्लादेश में सबसे पहला पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जब हमने पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया कि हम मिलकर करते हैं प्रोटेस्ट, ठीक है। जनरल मुशर्रफ के दौर में सबने मुसलसल किया, लेकिन जब कराची में प्रोटेस्ट की बारी आई तो एम ए जिन्ना रोड पर कराची के लोगों ने आग जला दी और कराची के लोगों ने बिल्डिंगों पर आग जला दी और वहां से बेपर्दा खवातीन जो है बिल्डिंगों से अपनी जान बचा कर जब अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरी, तब तो आपके आखिरी नबी बड़े खुश हुए होंगे कि आपने जो है उनके लिए कितना बड़ा एहतजाज किया कि जो बेपर्दा खवातीन नहीं थी उनको भी बेपर्दा कर दिया आपने। तो एक कार्टून पर आपने जो है इतना हंगामा किया कि दुनिया में बहुत सारे लोगों जो मरे। और आज पता है क्या हो रहा है, इसी प्रोटेस्ट की वजह से इन लोगों ने कार्टून जो है वो बाकायदा एग्जीबिशन होते हैं, मुकाबले होते हैं और इतनी सिक्योरिटी होती है। अब आप मुसलमान जाके उस पर अटैक करके दिखाएं। बहुत से लोगों ने अटैक करने की कोशिश की और हर दफा सब जो है वो मारे गए उसके अंदर, कभी स्टैबिंग की है, सब लोग मारे गए क्योंकि वहां पर तो गन्स वगैरह जा ही नहीं सकती। अब आप बताएं कि हम लोग जो है किस किस्म का बिहेवियर करते हैं, उस किस्म के बिहेवियर के का रिजल्टिंग फैक्टर क्या होता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल था। मुसलमानों को बस गुस्सा आया और उन्होंने बस रिएक्शन दिया, और पाकिस्तानी मुसलमान तो खैर रिएक्शन में बहुत उस्ताद है, माहिर है। हमने रिएक्शन दिया और रिएक्शन हमारे ऊपर ही जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आया और हमें ही अमेरिकन काउंसिल को भी और डेनिश काउंसिल को भी पैसे देने पड़े हमारी हुकूमत को। मतलब सोचे कि नुकसान जो भी हमारा हुआ और पैसे भी उनको हमें देने पड़े क्योंकि हमने जो है बहुत सारी चीजों को गलत तरह से लिया। लाहौर राइट्स हुए थे जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के 2014 में, इसमें खवातीन का इंतकाल भी हुआ था, एक ही खानदान की 3 खवातीन का। फिर दूसरा है र्यूमर जो है सबसे खतरनाक है। र्यूमर्स जो है वो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचती है, एक शख्स से दूसरे शख्स में जल्दी पहुंचती है। और आज मीडिया और सोशल मीडिया पर सिर्फ आप पोस्ट लगा दें, एक पोस्ट लगा दें, इसके बाद एक र्यूमर फैला दें, आप दूसरे दिन तक वो ट्रेंडिंग में आ जाएगी, वायरल हो जाएगी। आप आराम से कोई चीज़ को वायरल करना चाहते हैं, आप बहुत आराम से वायरल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था टिकटॉक को इस्तेमाल किया और डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन थी उसी में र्यूमर फैला दिए और उसी को इस्तेमाल कर दिया और आपस में र्यूमर फैला के कहा टिकट खरीदो। सबने टिकट खरीदने की रिक्वेस्ट कर डाली, 1 मिलियन लोग ने टिकट खरीदने की रिक्वेस्ट कर डाली और एक्चुअल कितने लोग आए? 6000 लोग आए। तो आप सोचे 10 लाख की बजाय सिर्फ 6000 लोग एक्चुअली वहां पहुंचे। तो देखिए र्यूमर फैलाकर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इसमें 3 वाकयात मैंने इसमें कोट किए। पॉल मैकार्टनी की डेथ का र्यूमर। पॉल मैकार्टनी आपको अगर पता नहीं हो तो मशहूर गाने वाले हैं, इनको सर का खिताब दिया लंदन वालों ने। 1978 में मैकडॉनल्ड्स का जो है वो र्यूमर हुआ था कि इसके अंदर बन्स में जो है वो वर्म्स हैं, ये भी गलत था।
फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल का लोगो का र्यूमर हुआ था, जिसमें 1982 से 85 तक का जो है वो पीरियड था जिसमें इनकी सेल जो है पूरी डाउन हो गई थी, और उनको कहा था कि जो लोगो उन्होंने नया चेंज किया है वो शैतान के पुजारी जो इस्तेमाल करते हैं ना लोगो वर्शिप का, वो लोगो है, तो आप तो जो है वो शैतान के पुजारी हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी का ज़माना था, ज़माना वो था, तो उन्होंने अपना लोगो चेंज किया, पब्लिकली माफ़ी मांगी। पाकिस्तान में जो र्यूमर्स हो रहे थे उसमें आयोडीन सॉल्ट के बारे में बड़ा र्यूमर है, पोलियो ड्रॉप्स के हवाले से है, लेस चिप्स के हवाले से र्यूमर हो रहा था, जिसको फिर मेरे ख्याल से वसीम अकरम था ना, मुझे याद नहीं पता कौन गया था, जुनैद जमशेद, सॉरी, जुनैद जमशेद को फैक्ट्री में लेकर जाया गया था, और वहाँ पर उनको फिर फैक्ट्री दिखाई गई थी, और जुनैद जमशेद ने आकर फिर इंडोर्स किया था, प्रोपेगेंडा की वो टेक्निक यूज़ की थी इंडोर्समेंट की, फिर जाकर एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो है उनकी साख को बहाल किया गया। अब देखें, अब कितने सारे बिहेवियर्स को मिलकर कलेक्टिव बिहेवियर, उसका रिजल्टिंग फैक्टर, एक कंपनी अपना लॉस किया उसने, लेज ने फिर एडवर्टाइजमेंट, एंडोर्समेंट की टेक्निक्स, सारी अपील यूज की, मीडिया को इस्तेमाल किया, और उसके जरिए से फिर अपनी साख को दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश की है। देखिए इस तरह जो है ये सारी चीजें आपकी मीडिया से मैच करती हैं। टाइप्स ऑफ र्यूमर्स हैं, दो तरह की हैं, हम इसको आगे नहीं, स्लैंडर और गॉसिप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में पढ़ लीजिएगा। स्लैंडर का मतलब है इल्जाम तराशी करना, जो मैंने नेम कॉलिंग कहा था, ये हमारी आदत है, आम हालत में हम इल्जाम तराशियां करते रहते हैं। दूसरा गॉसिप, गॉसिप तो बहुत उस्ताद है हम जो है फीमेल भी गॉसिप करते हैं, मेल ऑफिस में ज्यादा गॉसिप होता है, फीमेल खानदानी गॉसिप्स आपको ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन दोनों गॉसिप्स करते हैं, मेल और फीमेल अपना शेयर जो है वो दोनों करते हैं। और ये जब गॉसिप्स जो हैं बड़े पैमाने पर आ जाएं और ये मीडिया में आ जाएं, यानी कि सोशल मीडिया पे आ जाएं, तो ये ट्रेंडिंग में जब चली जाएं, तो फिर आपका घर का मामला जो है वो पूरी दुनिया में नजर आता है, और ऐसे आपको सेलिब्रिटीज का नजर आता है कि जो घर का मामला होता है, ऐसा नहीं लग रहा कि घर का मामला है, ऐसा लग रहा है आपके घर का मामला है, और आप उसमें इतने ही इन्वॉल्व हैं जितने वो लोग इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, हो सकता है। फिर एक और बिहेवियर है, उसका नाम है पैनिक। पैनिक जो है हम कहते हैं ऐसा इरेशनल फियर है, अनकोऑर्डिनेटेड होता है, इरेशनल होता है, रैशनल नहीं होता, क्योंकि पैनिक में इंसान जो है दिमाग माउफ हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन है जो आप जो है उसके रिजल्टिंग फैक्टर में या तो थ्रेट नजर आ रही है आपको, या आपको थ्रेट नजर नहीं आ रही, परसीव थ्रेट है, या इमीडिएट है, या होने वाली है, आपको किसी ने इत्तला दी है कि हो जाएगी, या र्यूमर मिला है कि ऐसा होगा, कल हालात खराब हो जाएंगे। तो अगर कल हालात खराब हो जाएंगे, आप घर में बैठे रहे, आप नहीं गए, ऐसा होता था ना, नामालूम अफराद ने पाकिस्तान पूरा कराची बंद करा दिया, तो र्यूमर जैसे मैसेजेस आना शुरू होते थे, सब लोग अपने घरों को भाग जाते थे, और दूसरे दिन कोई नहीं जाता था, स्कूल कॉलेजेस एम्प्टी होते थे, और रात के 12 बजे तक जो है स्कूल बताती थी खुलना है नहीं खोलेंगे, खुलना है नहीं खोलेंगे। तो ये पैनिक में जो है लोग डर के मारे नहीं निकलते थे, क्योंकि उनको पता है अगर निकलेंगे तो उनके साथ बुरा हो सकता है। और रिस्पॉन्स ऐसे पैनिक का अक्सर ज्यादा होता है भागना। भागने का मतलब है सिचुएशन से भागना, आग लग गई, सिचुएशन से भागना, फायरिंग हुई, सिचुएशन से भागना। सबसे पहले इंसान जो है अपनी जान बचाने के लिए भागता है, ये इंसान की नेचुरल इंस्टिंक्ट है। फिर जब हो सकता है पैनिक थोड़ा कम हो, तो बाज़ औक़ात जो है वो उस पैनिक में जो है वो अपने आसपास लोगों को भी शायद वो बचाए, और हो सकता है बिल्कुल ना बचाए, वो इतना ही काबिल ना हो, ऐसा ही काबिल ना हो कि वो किसी को बचा सके, बल्कि आपको बचाने की जरूरत हो सकता है पड़ती हो। इसके अंदर 1903 में फायर, शिकागो थिएटर में फायर हुआ था, एक्चुअल फायर नहीं हुई थी, किसी ने ना वो सिगरेट का टोटा फेंका था, वो हवा से जो है उसमें जो है वो फ्लेम बनी और वो स्टेज पे जाके गिरी, हल्की सी आग थी, स्टेज लकड़ी का था, सबको डर लग गया कि लकड़ी है। कोई पैनिक प्रोन पीपल होते हैं, पैनिक प्रोन पीपल का मतलब होता है कुछ ऐसे होते हैं जिनके दिलों में पहले से हर चीज का पैनिक होता है। बस एक ने चीख मारी, आग लग गई, अब पीछे किसी ने मुड़ के नहीं देखा, सब ने भागना शुरू कर दिया। हालांकि पीछे एक्टर्स ने जाकर एक बाल्टी में पानी भर के लेकर आया, एक एक्टर, दूसरे एक्टर ने जाकर उसको बंद कर दिया, खत्म हो गई बात, कोई आग नहीं थी। लेकिन कितने लोग मर गए? 602 लोग मर गए उस जमाने में। आप सोचें कितनी, एक 100 साल पुरानी बात है, 100 साल से ज्यादा पुरानी बात है, 602 लोग मर गए। इसी तरह मक्का टनल में स्टैम्पीड हुआ था, मक्का टनल में जगह कम होती थी, कंकरियां मारने जाते थे, और इस दफा भी आपने दो वाकया देखे। सबसे बड़ा वाकया हुआ, 1426 लोग मर गए थे मक्का टनल के वाकयात में, और अक्सर वाकयात ऐसे हुए हैं जो वहां पर आपको मक्का में नजर आते हैं। 1992 के हाईजैक में बिल्कुल चेंज हो गया कि जब चाइनीज एयरप्लेन हाईजैक हुआ
तो कोई पैनिक नहीं किया। पैनिक क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई एक उसमें से प्लान में से एक शख्स ने खड़ा होकर सबको काम डाउन करना शुरू कर दिया, और हाईजैकर को बड़ा मजा आया कि भाई ये तो मेरा सपोर्ट में आ गया है, और उसी बंदे की सारी जो लीडरशिप थी जिससे लोग काम डाउन भी हो गए, मामला भी तय हो गया, उसने अपनी गिरफ्तारी भी पेश कर दी और कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा। तो दोनों तरह के बिहेवियर पैनिक में जो है वो हो सकते हैं। फिर है मास हिस्टीरिया। जब पैनिक बड़ी तादाद में फैल जाए, बहुत ज्यादा तादाद में लोगों में फैल जाए, तो उसको मास हिस्टीरिया कहते हैं। मास हिस्टीरिया का मतलब है कि अब नाम से पता चल रहा है कि हिस्टीरिया फैल जाना, पैनिक इतना बढ़ जाना कि आप सोचने समझने की सलाहियत जो है वो खत्म हो जाए। तो पैनिक टेक्स द फॉर्म्स ऑफ मास हिस्टीरिया व्हेन नंबर ऑफ पीपल आर वेरी ह्यूज। और फ्रेंजीड एक्टिविटी का मतलब है आप सोर्स चेक नहीं करते कि वेदर राइट है कि रॉन्ग है, बस आप उस पर चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा क्लासिक केस आपको मैं बताऊं, और मजेदार केस है 1938 का क्लासिक केस ऑफ वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स फिल्म का नाम है, आज फिल्म बनी हुई है, उस वक्त किताब लिखी थी ऑर्सन वेलेस ने। और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में अभी टॉम क्रूज ने काम किया है, और उसको भी 20 साल हो गया इस मूवी को आए हुए भी बहुत साल हो गए। 1938 में ये किताब हुई, और उसने उस वक्त टीवी तो नहीं था, लेकिन रेडियो पर जो है जो होस्ट था, जो न्यूज कास्टर था, रिपोर्टर था, न्यूज कास्टर तो था, कास्टर ही कहते हैं ना, न्यूज कास्टर जो था वो जब सीरियस बंदा था, उसका दोस्त था ये। उसने कहा मेरी किताब को जरा प्रमोशन कर देना और मेरी किताब के बारे में ज्यादा बता देना। उसने जो है वो इक्तबास पढ़ लिया उसमें से। और इक्तबास क्या था? इक्तबास ये था कि मैं बहुत गंभीर अंदाज में बताना चाह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में एलियंस ने अटैक कर लिया है। अब जिन्होंने उसी वक्त खोला था, जिनको पता ही नहीं था कि न्यूज क्या है, उन्होंने देखा लो एलियंस ने अटैक कर लिया, भागो। सबने एक दूसरे को फोन घुमाए, भाई भागो। ऐसे भागे कि 6 मिलियन पीपल उस जमाने में 1938 में, 6 मिलियन का मतलब है 60 लाख लोग, और कितने स्टेट से? मोर देन 6 स्टेट से लोग जो हैं वो भागे। और लोगों को रेडियो पर बताया गया, बाद में सबको सॉरी किया गया कि ये सिर्फ किताब है, और उस किताब ने और पूरा डिटेल बताया, लेकिन लोग नहीं माने। आखिर मिलिट्री को, पुलिस को बुलाना पड़ा, और लोगों को यकीन नहीं आया। लोग कह रहे थे आप चाहते ही नहीं है कि हम जाएं। लोग जो है कैलिफोर्निया की तरफ भाग रहे थे। तुम लोग चाहते नहीं हो, तुम लोग चाहते हो एलियंस हमें मार दें, इसलिए तुम लोग हमें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहे हो। लोग कनाडा पर भागने की कोशिश करते हैं, जैसे एलियंस वहां आकर अटैक नहीं करेंगे। वही है दिमाग में जो है वो, आपको पता नहीं, बस भागना है। अब वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जो है मूवी देखिएगा तो आपको जैसे फ्रेंजिक एक्टिविटी नजर आती है ना, वो इस तरह की एक्टिविटी असली में जो है वो लोगों ने, जो कि अमेरिका का क्लासिक केस है। 1990 में मैसेच्यूसेट्स का एक केस था जिसमें बेसबॉल गेम जो है वो वाटर इन्फेक्शन स्कार्स था। बाद में जब पूरे 3 दिन तक मैसेच्यूसेट्स को बंद कर दिया गया, अमेरिका का एक शहर है, बंद कर दिया गया। जब पानी को टेस्ट किया गया, हर तरह के पानी को सबको मना कर दिया गया 3 दिन तक, स्कूल सब कुछ बंद कर दिया, लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन। और जब सारे पानी टेस्ट किए गए कि पानी पिएगा नहीं, कोई नहीं पिएगा पानी। जब पानी 3 दिन तक किसी ने नहीं पिया और जूसेस और उस पर गुजारा कर रहे थे सब लोग, तब रिपोर्ट दी 3 दिन बाद, तो पता चला सिर्फ पैनिक में आकर जो है, इसकी पूरी आप इसकी स्टोरी जो है आप मालूम कीजिएगा कि आपको ज्यादा मजा आएगा कि ये रिपोर्टर्स ने इसको फिर किस तरह से इसको लिया। तो आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्रीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, आप जो है बहुत चीजें निकाल सकते हैं। ये एक और बिहेवियर है मास सुसाइड, ये सबसे खतरनाक बिहेवियर है। मास सुसाइड का मतलब है जब ज्यादा नंबर ऑफ पीपल अपनी हाथों से अपनी जिंदगियों को ले लें, सुसाइड कर लें साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, तो उसको मास सुसाइड कहते हैं। हम एक बंदा सुसाइड करता है सुसाइड कहते हैं, जब ज्यादा लोग सुसाइड कहते हैं मास सुसाइड कहलाता है। इसमें ज्यादातर जो देखा गया है वाकयात वो सब के सब मजहब से रिलेट करते हैं। काउंटर, मैंने आपको था ना काउंटर कल्चर इसमें होता है। ये जो रिलीजियस कल्ट होते हैं ना, उसको काउंटर कल्चर कहते हैं कि उनके बिलीव्स ऐसे होते हैं जो माशरे के बिलीफ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अगर मौका मिले तो वो खुदकुशी करने को भी तैयार होते हैं अपने आप को करने के लिए। इसमें सबसे बड़ा वाकया है जोन्सटाउन मैसेकर वाकया है। जोन्सटाउन जो है उसकी पूरी, जिमी जोन्स की पूरी स्टोरी है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको स्टोरी की ना, मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप देखिएगा जरूर कि इसमें 900 लोगों ने अपनी जानें ली। एक्चुअली 900 लोगों ने नहीं ली है, उसमें से 300 लोगों ने तो जानें ली हैं, ऐसी हैं लोगों ने ली हैं 300 350 ने, बाकी लोगों को जहर दिया गया था। खैर जहर तो सभी ने पिया है, 900 लोगों ने पिया है, लेकिन कुछ लोग जो थे उसमें पहले बच्चों को जहर पिलाया गया, फिर औरतों को जहर पिलाया गया, फिर मर्दों ने जहर पिया, फिर जो लीडर्स थे उनकी औरतों ने जहर पिया, फिर लीडर्स ने
पिया, और सबसे आखिर में जिमी जोन्स जो है उसने जहर लिया, क्योंकि FBI उनके ऊपर जो है वो छापा मारने आने वाली थी, और उन्होंने कहा अब हमें अपना फेथ को बताना है कि हमारा फेथ यकीन है, पक्का है, हमारा मजहब ठीक है बिल्कुल, हम जो सोचते हैं अब हम इनको साबित करके दिखाएंगे, अपनी जान देकर दिखाएंगे हम कि हम साबित हैं, और फिर जान देंगे, फिर हम खड़े हो जाएंगे, यानी कि जिंदा हो जाएंगे, और फिर हम जो है दुनिया पर राज करेंगे। यही चीज जो है तीनों केसेस यही है। डेविड कॉरिश का वैको स्टैंड ऑफ कहते हैं, उसमें 76 पीपल ने जान ली अपनी, और मार्शल एप्पलवाइट एंड हेवंस गेट के हेवंस के गेट खुले हुए हैं, हम मरेंगे और डायरेक्ट जन्नत जाएंगे, हेवंस गेट, उसमें से 39 पीपल ने कमिट किया सुसाइड और 93 पीपल थे टोटल, बाकी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी, जेल में थे, जेल में चले गए। ये जरूर ये 3 वाकयात जो है जरूर जो है गूगल कीजिएगा और आपको बड़ा मजा आएगा उसके अंदर। फिर अब आते हैं फैशन। आप कहेंगे फैशन कैसे हो गया कलेक्टिव बिहेवियर? फैशन बहुत बड़ा कलेक्टिव बिहेवियर है। फैशन जो है उसको कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा बड़ी मीडिया पर रिपोर्ट ही जो बनती है, ड्रामास बनते हैं, चैनल्स, एंटरटेनमेंट के पोर्शंस बनते ही फैशन के ऊपर है। आपकी ट्रेंडिंग जो आप कहते हैं ना ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग इज ऑल्सो फैशन, राइट, बिकॉज इट्स फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। तो फैशन क्या है? टेम्पररी स्टैंडर्ड ऑफ अपीयरेंस है, थिंकिंग का पैटर्न है, बिहेवियर है। अपीयरेंस भी हो सकती है जाहिरी तौर पर, थिंकिंग पैटर्न आपकी सोच, ब्लैक लाइव्स मैटर थिंकिंग, बिहेवियर आप उसके हवाले से क्या काम करें। जैसे काले तो ब्लैक अमेरिकन के साथ जो दोस्त हैं इनके, वाइट भी हैं, येलो भी हैं, साउथ एशियन भी हैं, एशियन भी हैं, सब निकले हुए हैं इनके साथ। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो वाइट एक्टर्स हैं जो निकलना नहीं चाहते, बाहर नहीं निकलना चाहते, धूप में नहीं जाना चाहते ये, लेकिन ब्लैक लाइव मैटर चलो दुनिया को पता चले हम भी इसके साथ हैं, अपनी थिंकिंग बताएं। तो बिहेवियर क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर आके कह दिया, लिख दिया ब्लैक लाइव्स मैटर, वी आर विथ यू, मतलब सिर्फ लफाजी करते हैं। तो ये लफाजी जो आपको नजर आती है वो ब्लैक लाइव्स मैटर की, वो इसीलिए आपको नजर आती है कि ये लोग जो है ये फैशन में है चीज, और ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि सोसाइटी में ज्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ये ऐसा जोश है, ब्रीफ एंथुजियाज्म है कि कुछ टाइम के लिए होता है, बहुत कम अरसे के लिए होता है, और किसी भी खास ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है। जैसे आज नया मोबाइल आया, आप उस पर पागल हो गए, और फिर कुछ अरसे बाद वो मोबाइल जो है वो नया मोबाइल आ जाता है, नए ऐप्स आ जाते हैं। एक ऐप आया, लोग पागल हो गए थे, इंस्टाग्राम जब आया, जो पागल हो गए थे लोग, फेसबुक आया था, पागल हो गए थे लोग जब ट्विटर आया था, लोग पागल हो गए थे स्नैपचैट आया था, फिर स्नैपचैट को अब कोई करता ही नहीं, अब सब टिकटॉक के पीछे पागल है, कोई और आएगी ऐप वो उसको ले लेगी उसको। तो ये चीजें जो है फैशन है, इट्स इन ट्रेंडिंग, कुछ अरसे बाद इसको ये चेंज हो जाएंगी या इतनी ज्यादा मशहूर हो जाएंगी। जैसे फेसबुक has become part of our culture right now. Social media has become the part of our culture. बाज़ औक़ात फैशन इतना लंबे अरसे तक होता है कि सोसाइटी इसको एक पार्ट, हमारे अपना पार्ट समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे व्हाट्सएप बहुत जरूरत की चीज है ना, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब कल्चर का हिस्सा बन गया व्हाट्सएप। फिर नीचे वाली एक और डेफिनेशन है जो सोशली और इकोनॉमिकली हम कहते हैं इसमें इम्पैक्ट पड़ता है फैशन का। एग्जाम्पल्स क्या है? क्लोथ्स है, हेयर स्टाइल्स, एक्सेसरीज, फूड, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, एजुकेशन, म्यूजिक, लाइफस्टाइल, इंटीरियर डेकोरेशन, कार्स, मोबाइल्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, आप जो चीज कहें फैशन जो है इसमें आ सकता है। सेकंड डेफिनेशन है फैड्स। मैं जल्दी चल रही हूँ, मेरे पास 2 और बाकी हैं। फैड्स जो है वो फैशन की टाइप है, ये कुछ अर्से के लिए होती है। ज्यादा से ज्यादा फैट का जो टाइम पीरियड होता है, जितने फैट्स को डिस्कस किया गया वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर आपने नीचे एग्जाम्पल दी है फैट्स की कि क्योंकि सोसाइटी इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे डांस के स्टाइल्स हैं, हमारे यहाँ डांस को वैसे ही कम एक्सेप्ट किया जाता है, स्टाइल्स दूर की बात है, लेकिन कौन सा जो कल्चर के डांस है उसकी बात नहीं हो रही है, इसके अलावा की बात हो रही है। फिर स्लैंग लैंग्वेज है हमारी, जो हम लोग ऐसे लफ्ज बोलते हैं जैसे पत्नी, जैसे इंडिया की जब ड्रामे चल रहे थे तो बहुत वर्ड्स बोलते थे, अब देखिए सबके मुंह से वो वर्ड्स खत्म हो गए क्योंकि अब वो ड्रामे नहीं देख रहे। हुला हुप थे, हुला हुप का मतलब है जो बॉडी पर आप डालते हैं और उससे रिंग करते हैं, अभी मैं रिंग दिखाती हूँ। वो स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग आपकी बाजों का जो है कुछ अरसे तक रहती है, 6 महीने रही और फिर दूसरी नई डिजाइन आ जाती है। फिर स्ट्रीकिंग, बालों की स्ट्रीकिंग का फैशन, स्पाइस का फैशन, कानों की पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग, और ये लिप्स पियर्सिंग, यहाँ पर आईब्रोज की पियर्सिंग, बेली बटन की पियर्सिंग, बहुत सारी पियर्सिंग लोग कराते हैं। टैटूज बनाना, ये टाइटैनिक का एक दफा जमाने में आया था, ट्रांसफॉर्मर्स का आ गया था,
जो पू का जो कार्टून कैरेक्टर है पू, उसकी चीजें लेते हैं, बेन 10 की चीजें लेते हैं, हैरी पॉटर ले लें, बारबीज का फैशन, आयरन मैन, डीसी कॉमिक्स, सुपरमैन, उस सुपर हीरोज के टॉयज, ये जो है कुछ अरसे के लिए होते हैं, फिर बच्चे थक जाते हैं, दूसरे टॉयज आ जाते हैं। तो फैट जो है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं फैशन के मुकाबले में। जैसे एग्जांपल है, आप टैटूज के देखें, स्पाइक्स देखें, होठों पर देखें, ये पियर्सिंग की हुई है होठों पर, कानों पर, ये आपको नजर आती है। हुला हुप्स है, इसका फैशन है। पाकिस्तान में ऐसा फैशन नहीं है, कम है, ये टैटूज बने हुए हैं। आखिरी है क्रेजेस। क्रेजेस जो है वो फैट्स की ऐसी किस्म है जिसको हम कहते हैं पागलपन। ऐसी बिजार और हार्मफुल होती है, अजीबोगरीब होती है कि इसमें नुकसान होता है, या तो पैसों का नुकसान होता है या इकोनॉमिकली नुकसान होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ट्यूलिप मेनिया है, या जाके क्लासिक केस है 1634 का हॉलैंड का, जिसमें पूरी हॉलैंड की इकोनॉमी बैठ गई थी सिर्फ ट्यूलिप्स की वजह से। क्योंकि लोग जो है ट्यूलिप्स देना शुरू कर दिया था लोगों ने कि या तो गिफ्ट में ट्यूलिप दें या गोल्ड दें, या ट्यूलिप दें या घर दें। आप सोचें, इतना लेग की प्लास्टिक सर्जरी जापान वाले कराते हैं, बहुत नुकसानदेह। बीनी बैग्स का आया था, ये मैंने इसकी एग्जांपल दिया कि आप देखें ये तो असल में है, ये बंदा जो है वो नहीं है माइकल जैक्सन, इसने सर्जरी करा के माइकल जैक्सन की शक्ल बनाई है। इसका बड़ा फैशन था, बीनी बैग्स का बड़ा फैशन था। ये वाली किचन जिसमें जो आर्टिफिशियल डॉग्स को रखने का फैशन था। ये पियर्सिंग, इस शख्स ने 5000 से ज्यादा अपने जिस्म पर पियर्सिंग कराई हुई है। ये इसको कहते हैं नुकसानदेह होना। इसको कहते हैं कि जो है वो आपको, इस खातून को आप देखें और इस मर्द को देखें, इनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा खाली नहीं है जो जहाँ पर टैटूज नहीं हो। ये अभी इसका चेहरा रह गया था बाकी, ये बालों में करा दिया इसने, गंजा करा दिया, अभी पूरे चेहरे को कराना इसका बाकी है। बाकी इसके पूरे जिस्म में हर जगह पर टैटूज नजर आते हैं। बालों का स्टाइल आप देखें तो आपको पता चलता है कि क्रेजेस जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, फिजिकली भी हार्मफुल हो सकते हैं। ज्यादातर पैसों की आपको हार्मफुलनेस जो है वो आपको नजर आता है। तो अब ये देखिए, ये कलेक्टिव बिहेवियर जो आपको नजर आ रहे हैं सारे, ये कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो आपको बहुत सारी स्टोरीज दे सकते हैं, इस पर आप लिख सकते हैं, इन बिहेवियर्स पर बात कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है कलेक्टिव बिहेवियर खत्म हुआ, एंड सेशन करते हैं। थैंक यू सो मच। और फिर हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ जो है वो आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।